कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिच और हैली पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं, जो कि शहर से लगभग 50 मील दूर है, जहां अक्सर लोग गायब होते रहते हैं। यानी इनकी भी लगने वाली है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। पर हो सकता है किसी को हमारी तरह इंतजार करना पसंद नहीं हो, तो चलिए अशुभ काम में देरी कैसी। हंसी मजाक करते हुए रिच पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। अब इससे पहले वो हैली को ऊपर खींच पाता, कोई अनजान आदमी उसे ही ऊपर पहुंचा देता है और फिर वहीं से नीचे फेंक देता है। अब ये अनजान आदमी जो भी है वो हैली को भी ऊपर खींचने लगता है ताकि उसे भी ठिकाने लगा सके। पर जाने मन मरना कौन चाहता है। हैली रस्सियां काटने के लिए मजबूर हो जाती है, जिससे वो सीधा नीचे गिरती है रिच की डेड बॉडी के पास। पर यह समय मातम मनाने की नहीं है। वो अपनी जान बचाकर गाड़ी की तरफ भागती है और इसी दौरान उसकी पैर कांटेदार तारों से टकराती है, जिससे वो सीधा मुंह के बल नीचे गिरती है और अगले ही पल वो अनजान लोगों से खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं। कुछ समय के बाद हम इसी जंगल के आसपास के रास्ते पर क्रिस फ्लिन नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है और आज उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। पर रास्ते पर ट्रैफिक होता है, जो कि लगभग 2 या 2.5 घंटे तक रहने वाली है। क्रिस नहीं चाहता कि वो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाए, क्योंकि सवाल नौकरी का है। इसीलिए वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, जहां एंट्री होते ही उसकी फ़ोन की सिग्नल हमारी किस्मत की तरह बिल्कुल उड़ जाते हैं। करीब 1 मील तक सफ़र करने के बाद वो एक पुरानी गैस स्टेशन तक पहुंचता है, जहां कई सारे पुरानी गाड़ियां खड़ी होती है। क्रिस यहाँ मौजूद एक पुरानी फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करता तो है, पर वो नहीं हो पाता। गैस स्टेशन की ओनर मेनार्ड बताते हैं कि इस पूरे इलाके में बस यही एक फ़ोन है, जिससे दूर की कॉल लगना तो बहुत दूर की बात है, आसपास कहीं लग जाए यही बहुत बड़ी बात है। पर इससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि ऐसे इलाके में सही रास्ता ढूंढना। क्रिस इसी के बारे में उससे पूछता है, पर मेनार्ड उसे साफ मना कर देता है। तभी क्रिस यहाँ पर एक नक्शा देखता है, जिसमें एक पहाड़ी रास्ता मेंशन किया गया है, जो कच्ची तो है, पर क्रिस को भरोसा होता है कि शायद यह 20 या 25 माइल के बाद हाईवे से मिलता होगा। मेनार्ड से पूछने पर वो भी उसके हाँ में हाँ मिला देता है। इससे क्रिस की भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उसी रास्ते चल पड़ता है। इसी दौरान वो रास्ते में एक मरी हुई हिरन देखता है, जिससे उसकी ध्यान भटकने की वजह से वो अपनी गाड़ी सामने खड़ी एक गाड़ी से टकरा देता है, जिनकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी। फ्रांसिन ये देखकर वाखला जाती है, क्योंकि ये गाड़ी उसकी मॉम की है, यानी बेलन से पिटाई होना तय है। एक तो गाड़ी पहले से पंक्चर हो रखी थी और अब इसके अंचर पंचर ढीले हो चुके हैं, जो किसी भी मॉम को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी है। पर जैसी बताती है कि उनकी गाड़ी पंक्चर नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर किया गया था इन कांटेदार वायर्स के जरिए जो पैरों से बंधा हुआ था। दरअसल वो यहाँ पर आए थे कैंपिंग करने, पर वो रास्ता भटक गए और तब से उनके साथ एक के बाद एक ट्रेजेडी होती जा रही है। अब इससे पहले ट्रेजेडी दोबारा उनकी रास्ता ढूंढे, वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं, जबकि फ्रांसिन और एवन गाड़ी के पास ही रुक जाते हैं। एंड गेस व्हाट, उनके बीच वही होने लगता है जो देखने में हर किसी को बड़ा मजा आता है। और ऐसे लोगों की कमी इस कहानी में भी नहीं है। कोई उन्हें दूर से देख रहा होता है। वही दूसरी तरफ रास्ते की तलाश में निकले ये लोग देखते हैं कि जंगल के एक छोटे से हिस्से में आग लगाई गई है, जहाँ इंसान होने तो चाहिए। वो आवाज़ भी लगाते हैं, पर किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मरी हुई जानवर देखना उनके लिए बहुत ही आम बात हो चुका है। कुछ देर तक सफ़र करने के बाद वो रास्ते के आखिरी हिस्से तक पहुँच जाते हैं, जबकि क्रिस को लगा था कि शायद ये रास्ता हाईवे से मिलता होगा, पर ऐसा नहीं है। निराश होकर वह आसपास के जंगलों में किसी की मदद की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि स्कॉट और कार्ली अपनी ही धुन में मस्त है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी होने वाली है, जिसमें आप और हम अनइनवाइटेड है। इधर एवन जंगल की तरफ से किसी की आवाज़ सुनता है और बिना सोचे उसी तरफ बढ़ चलता है। वैसे सच बताए तो हम भी इसी इंतज़ार में थे, जबकि एवन के साथ हमें भी पता है कि जंगल में किसी आवाज़ की पीछा करना इतनी भी अच्छी बात नहीं है। खैर, जब फ्रांसिन एवन को यहाँ पर नहीं देखती तो वो भी उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे एवन की जूते के अलावा उसकी कटी हुई कान मिलता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती, कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है, बहुत ही बेरहमी से, जिससे उसके जबड़े लगभग अलग हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ
मदद की तलाश में निकले ये लोग जंगल के आसपास एक छोटा सा केबिन देखते हैं जिसके आसपास कई सारे पुरानी गाड़ियां खड़ी होती हैं। वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और वैसे भी फिलहाल उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रही है और वो है किसी को मदद के लिए ढूंढना। और इसी के चलते वो बिना सोचे उस पुरानी केबिन में घुस जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई इंसान तो नहीं दिखता बल्कि उनके हिस्से मिलते हैं, जैसे कि किसी को बाथटब में डुबाया गया है तो किसी को परोसने के लिए तैयार किया जा रहा है मसाला मार के। यहाँ तक कि वो इस केबिन में वही कांटेदार वायर्स देखते हैं जिनके जरिए उनकी गाड़ी पंक्चर किया गया था। यानी ये वही लोग हैं जो जंगल से लोगों को गायब कर रहे और उन्हें मस्त मसाला मार के खा रहे। और अब वह आदमखोर लोग इन्हीं की तलाश में हैं, जिनमें से फ्रांसिन और एवन को वो पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं। केबिन में इतनी खतरनाक चीजें देखने के बाद वो यहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं, पर इससे पहले ही वो आदमखोर लोग केबिन के बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही क्रिस और जेसी उन्हीं के बेड के नीचे छुप जाते हैं, जबकि स्कॉट और कार्ली बाथरूम में। हालांकि आप इस पूरे कमरे को ही बाथरूम कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल किसी बाथरूम जैसा है। वैसे मजाक नहीं बनाते वरना ये आदमखोर हम पर ही मसाला मार देंगे। खैर छोड़िए, अब आखिरकार केबिन में एंट्री होती है हमारे आदमखोर भाइयों की, जो तीनों ही एक से बढ़कर एक खतरनाक है। हालांकि फिलहाल उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वो फ्रांसिन को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर देते हैं। और ये वाला आपके नाम। आखिर ताज़ा मांस खाना किसे पसंद नहीं होगा, पर यह देखकर उनकी कुछ खड़े हो या ना हो पर रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं। आखिर अपने दोस्त को किसी की खाना बनते हुए देखना कितनी ही बदनसीबी की बात है। खैर जो भी हो, अपने पेट पूजा करने के बाद ये आदमखोर लोग सो जाते हैं और यही उनके पास एक मौका है यहाँ से निकलने की। वो इसी मौके का फायदा उठाते हैं, पर निकलने से पहले सॉटूथ उन्हें देख लेता है, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि इधर सॉटूथ अपने बाकी भाइयों के साथ उन्हीं की तलाश में निकल पड़ता है। भागते भागते गाड़ियों की कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं, जिन गाड़ियों की ओनर्स उन आदमखोर लोगों की पेट में जा चुके हैं, जहां जाने की शौक इनकी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो उन्हें आते देखकर वो छुप जाते हैं, पर इससे काम नहीं बनने वाला। वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, यानी उन्हें यहाँ से भागना होगा, जिसके चलते क्रिस उनकी ध्यान भटकाने लगता है ताकि उसके बाकी साथियों को यहाँ से भागने का मौका मिले। पर ये आदमखोर उन्हें किसी भी तरह की मौका नहीं देना चाहते। सॉटूथ क्रिस को देखते ही गोली चलाता है, जो सीधा उसके पैरों में लगता है। अब वो दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इधर सॉटूथ क्रिस को पकड़ने जा रहा होता है, जबकि उसके बाकी भाई यानी वन आई और थ्री फिंगर क्रिस की बाकी साथियों को। अब यहाँ पर स्कॉट अपना दिमाग चलाता है और वो खुद ही उनकी ध्यान भटकाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, पर लगता है इन आदमखोरों की दिमाग की चक्का जाम हो चुकी है। वो तीनों ही उसी के पीछे भागते हैं। इससे हमारे इन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक सुनहरा मौका मिल जाता है और वो क्रिस को सहारा देते हुए उन आदमखोरों की गाड़ी के पास ले आते हैं, जिसे खोलते ही उन्हें एवन की डेड बॉडी मिलता है। पर उन्हें भी ये बात पता है कि ये समय मातम मनाने की नहीं है। वो अपनी जान बचाकर उन्हीं की गाड़ी लेकर भागने लगते हैं, जबकि थ्री फिंगर अपनी जान हथेली में लेके उन्हीं के पीछे भागता है। कुछ ही देर बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि उन्हीं की गाड़ी की तरफ आ रहा है, पर इससे पहले बेचारा उन तक पहुंच पाता वन आई उसकी शरीर को तीर से छल्ली कर देता है और बेचारा वही मौत की गहरी नींद में समा जाता है। वन आई उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, जिसके चलते उन्हें अपनी दोस्त को ऐसे हालत में छोड़कर ही यहाँ से भागना पड़ता है। और इधर ये तीनों भाई नई खाना मिलने की खुशी में बहुत उछल रहे होते हैं, खासकर थ्री फिंगर, जबकि दूसरी तरफ उसी खाने के गम में डूबा कार्ली को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। बेचारी की शादी में खाना बनने की जगह दूल्हे को ही खाना बना दिया गया। वैसे अफसोस तो होता है, पर क्या करें, हम अंदर तो नहीं घुस सकते ना। पर चाहे हम अंदर घुसे या ना घुसे, उनके लिए इस जंगल से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे रास्ता बंद है और उनकी गाड़ी भी फंस चुकी है। इसीलिए वो पैदल ही आगे की सफर में निकल पड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये तीनों भाई उन्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। उन्हीं से बचने के लिए क्रिस अपने बाकी साथियों के साथ जंगल में एक सही रास्ते की तलाश में है। हालांकि उसके पैरों में गोली लग चुकी है, लेकिन हार मानना मतलब
सीधी मौत को दावत देने जैसा है। पर चाहे हम कुछ भी कहें, हम इंसान हैं, हमें आराम चाहिए और इसी के वास्ते वो एक जगह पर बैठ जाते हैं, नहीं मतलब लेट जाते हैं। और तभी वो अपने आसपास एक पुरानी वॉच टावर देखते हैं, जिस पर वो इस आशा में चढ़ने लगते हैं कि शायद ऊपर फ़ोन की सिग्नल मिल जाए। और वैसे भी ऊपर से पूरा इलाका देखा जा सकता है, पर ऊपर फ़ोन की सिग्नल मिलना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि दूर दूर तक जंगल और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। पर क्रिस के लिए ये अच्छी बात है कि उसे यहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसके जरिए वो अपनी थोड़ा बहुत इलाज कर पाता है। फिर उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है जब उन्हें एक पुरानी रेडियो मिलता है, जिससे वो संपर्क बनाने की कोशिश करते तो है, पर किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ ये आदमखोर इसी वॉच टावर के आसपास उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जब वो आसपास किसी को नहीं देख पाते और यहाँ से जाने ही वाले होते हैं। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रिस्पॉन्स करता है। इससे ये आदमखोर चौकन्ने हो जाते हैं और वो इसी टावर पे चढ़ने लगते हैं। इसकी भनक इन्हें भी लग जाती है, पर इससे पहले वो पुलिस वाले को अपनी सिचुएशन सही से बता पाए, उनकी कनेक्शन कट हो जाता है। और वैसे भी फिलहाल उन्हें इन आदमखोरों को अंदर आने से रोकना है, जिसके चलते वो एक भारी चीज़ अंदर आने के रास्ते में रख देते हैं। हालांकि इससे थ्री फिंगर की उंगलियां कुचली जाती है, पर कुछ ही देर बाद मामला पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जो दरअसल तूफान आने से पहले की शांति है। पर वो इस बात को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि शायद ये आदमखोर यहाँ से जा चुके हैं, पर कुछ ही देर बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वॉच टावर पे आग लगा दी गई है और उन आदमखोरों की हंसी मजाक उनकी कानों में गूंज रही है। और हमें लगता है कि ये आदमखोर इंसानी तंदूरी खाना चाहते हैं, पर काली ऐसा नहीं होने देना चाहती। उसे यहाँ से कूद कर मरना मंजूर है, लेकिन तंदूरी बनना नहीं। तभी क्रिस के दिमाग में एक खोड़ापाती आइडिया आता है कि वो यहाँ से कूदेगा, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत सारे पेड़ हैं गिरते समय जिनकी शाखाएं पकड़कर वो बच सकता है। और वो ठीक ऐसा ही करता है। हिम्मत करके वो नीचे कूद जाता है एंड गेस व्हाट, उसके प्लान के मुताबिक वो शाखाएं पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जो कि अच्छी बात है, जिसे देखकर कार्ली और जेसी भी कूद जाते हैं, क्योंकि ये तंदूरी बनने से हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर है। पर इस बेहतरीन कारनामे की भनक हमारे आदमखोर भाइयों को भी लग जाता है, जिसके चलते हमारे इन भोले भाले भाइयों को, जिसमें 2 बहन भी है, उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाना पड़ता है। हालांकि जेसी और क्रिस ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, पर इससे पहले कार्ली ऐसा कर पाती, थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी से उसकी सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो क्रिस और जेसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे अपनी तरफ आने देते हैं और मौका मिलते ही एक शाखा के जरिए उसे नीचे फेंक देते हैं। हालांकि इससे हमारे इस आदमखोर भाई को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे नीचे खड़े उसके बाकी भाई और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ क्रिस और जेसी भागते भागते एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पीछे की तरफ मौजूद एक गुफा में वो छुप जाते हैं, जिसकी वजह से ये आदमखोर उन्हें नहीं ढूंढ पाते और यहाँ से चले जाते हैं। इधर जेसी क्रिस को अपनी दुख भरी कहानी बताती है कि जब उसकी ब्रेकअप हो चुकी थी और इसके बारे में कार्ली को पता चला, तो वो बस कुछ ही घंटों में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उसे घुमाने ले आई, ताकि उसकी मन हल्का हो सके। वो इतने अच्छे दोस्त थे, पर अब वो नहीं रहे। क्रिस उसे सांत्वना देता है, जिससे जेसी उसकी बाहों में समा जाती है। पर अच्छी बात है कि उनके बीच कुछ नहीं होता, वरना खामखा हमें ब्लर करना पड़ता। खैर, सुबह होते ही वो रास्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी है, उन्हें रास्ता मिल जाता है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो यहाँ से निकल पाए, क्योंकि अगले ही पल सॉटूथ अपने भाई वन आई के साथ उन पर हमला कर देता है। क्रिस उनके सामने नहीं टिक पाता और वैसे भी उसके पैरों में गोली लगी है। वो उसे चढ़ाई से नीचे फेंक देते हैं और जेसी को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसी रास्ते पे एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो दरअसल ऑस्टार से भेजी गई सिग्नल्स की वजह से उसे देखने आया था। क्रिस उसे अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी सॉटूथ एक तीर से उस पुलिस वाले की खोपड़ी खोल देता है। हालांकि क्रिस गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, पर चाबी ना मिलना और सॉटूथ की लगातार तीर चलाने की वजह से वो ये मौका गंवा देता है। बेचारे को झाड़ियों में छुपना पड़ता है। फिर जब सॉटूथ पुलिस वाले की डेड बॉडी को गाड़ी में डालकर अपने अड्डे की तरफ जाने वाला होता है, तभी क्रिस गाड़ी को नीचे से कस के पकड़ लेता है, ताकि बिना उसकी नज़र में आए
वो भी उसके अड्डे तक पहुंच सके। पूछिए क्यों? क्योंकि उसे जेसी को बचाना है। हालांकि उनकी मुलाकात बस एक ही दिन की है। जैसे कि असली दुनिया में सही साथी को पहचाना जाता है सिर्फ मुश्किल वक्त में। खैर, हम यहाँ ज्ञान देने नहीं आए जाने मन। और वैसे भी क्रिस हमारे आदमखोर भाइयों के अड्डे तक पहुंच चुका है। इधर हम जेसी को देखते हैं जिसे बिस्तर पे बांध कर रखा गया है और उसी के सामने सॉटूथ पुलिस वाले की सर धड़ से अलग कर देता है। फिर बारी आती है जेसी की, जिसे अंजाम देने वाला होता है वन आई। पर यह काम अंजाम तक पहुंचने से पहले ही क्रिस दरवाजे पे आग लगा देता है और फिर गाड़ी लेकर केबिन के अंदर घुस जाता है, जिससे वन आई गाड़ी के नीचे दब जाता है। और रही बात सॉटूथ की, जो दिखता तो हट्टा कट्टा है पर शरीर में आग लगते ही दिलेर मेहंदी के गाने पे डांस करने लगता है और इसी का फायदा उठाकर क्रिस उसे जख्मी कर देता है। फिर वो जाता है जेसी को छुड़ाने, पर उसे पूरी तरीके से आज़ाद करने से पहले ही सॉटूथ दोबारा उस पर हमला कर देता है और इस बार वो क्रिस पर हावी हो जाता है। अब तक जेसी भी अपने आप को आज़ाद कर चुकी है और मौका मिलते ही वो तीर चलाती है जो सीधा सॉटूथ की सर पे लगता है, जिससे वो निढल होकर नीचे गिर जाता है। और अब एंट्री होती है 3 उंगली वाले आदमखोर भाई की, यानी थ्री फिंगर, जो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है, जिससे उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन आखिर में क्रिस उसे पीछे से पकड़ता है और जेसी एक कुल्हाड़ी उसके सीने पे दे मारती है। एंड गेस व्हाट, ये खतरनाक भाई लोग अभी भी जिंदा है, बस थोड़ी सी घायल हो चुके हैं। अब इससे पहले वो दोबारा उन पर हमला करे, क्रिस अपना आखिरी राउंड बचा कर रखता है, क्योंकि केबिन के अंदर पुलिस वाले की गाड़ी है जिसके पीछे की तरफ 2 फ्यूल टैंक है। जैसे ही हमारे आदमखोर भाई गाड़ी के आसपास आते हैं, क्रिस अपना आखिरी गोली चलाता है, जो फ्यूल टैंक से टकराते ही एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा का पूरा केबिन उड़ जाता है और हमें कहानी के आखिरी हिस्से तक धकेल देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उन आदमखोरों की गाड़ी गैस स्टेशन की तरफ आ रहा है, जिसे देखते ही मेनार्ड दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। वैसे मानना पड़ेगा इस गाड़ी की जलवा है, पर इस खौफनाक गाड़ी से निकलता है क्रिस, जो लंगड़ाते हुए नक्शे तक पहुंचता है और उसे फाड़ कर अपने पास रख लेता है। फिर वो जेसी के साथ उसी नक्शे के हिसाब से रास्ता ढूंढते हुए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर धमाके की जगह यानी उस केबिन को देखने आया होता है, जिसकी मुआयना करते समय उस पुलिस वाले के पीछे की तरफ एक साया उभरता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही 3 उंगली वाला आदमखोर है, जो इस पुलिस वाले को मौत के घाट उतार देता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।